फिलहाल निकिता की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी भी उस कुएँ के अंदर से नहीं मिली, क्योंकि जभी भी कोई इंसान उस कुएँ में जाता था, उसकी भी बड़े ब्रूटली और अजीब तरह से मौत हो जाती थी। जैसे किसी जंगली जानवर ने उस इंसान को काट-पीट कर खा लिया हो। और इतना ही नहीं, निकिता की डेथ के बाद आए दिन उस कुएँ के पास से गुज़रने वाले लोगों के साथ कुछ न कुछ बहुत बुरा होने लगा था। लोगों को अजीब-अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थीं और रात को ऐसा लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कई लोगों ने ऐसा फ़ील किया कि कुएँ की तरफ से एक ऐसी शक्ति या कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कुछ लोगों को अपने पास खींचती है, और जब भी वो कोई इंसान उस शक्ति के वश में होकर उस कुएँ के पास जाता है, तो अगले दिन बस उसकी लाश ही मिलती है। ऐसी कंडीशन में जिसमें लाश के माथे पर अजीब-सा तिलक लगा होता है, लोगों के कपड़े सब फाड़ कर फेंक दिए जाते हैं, पूरी नंगी, बिना कपड़ों की लाश मिलती थी। एक तरफ ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ निकिता की माँ और उसके पिताजी अपनी बेटी की मौत के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे थे। पर एक सरपंच के नाते गाँव में जो आए दिन उस कुएँ की वजह से जो लोगों की मौत हो रही है, उसके लिए कुछ तो करना बहुत ज़रूरी भी था। तो इसीलिए इमीडिएटली रघु ने कुछ पंडितों और तांत्रिक से भी एक विधि करवाई, जिसके बाद से उस कुएँ को, उस पूरी जगह को अच्छे से रेस्ट्रिक्ट भी कर दिया गया। उस गाँव के सबसे सीनियर काफ़ी ओल्ड एज पंडित दीक्षित जी, जिनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी हैं रघु की फैमिली के साथ, रघु ने उनसे इस सब के बारे में सारी बात करी। तब उन्होंने कहा कि इससे पहले कि गाँव पर कोई और बड़ी मुसीबत आए, हमें उस कुएँ को तांत्रिक विधि से पूरी तरह से बाँधना होगा। अब उसके लिए पंडित जी ने कहा कि वो विधि साल के बड़े त्योहार यानी होली या दिवाली में से किसी त्योहार की रात को 3:33 पर शुरू करी जा सकती है। लकीली 3 दिन बाद होली का त्योहार था। देन बस सब लोगों ने सारी तैयारी शुरू कर दी। पंडित जी ने कहा कि आज से तब तक जब तक ये पूजा संपन्न नहीं हो जाती, तब तक इस गाँव में ना तो किसी के घर पर, ना ही किसी मंदिर में पूजा करी जाएगी और ना ही मांस मछली जैसी चीज़ों को खाया जाएगा। और गाँव के सभी लोग इस पूजा तक के लिए अपने माथे पर मैं जो राख दे रहा हूँ, ये सबको हमेशा लगा कर रखनी होगी। हो सकता है कि गाँव के लोगों को निकिता की आवाज़ें सुनाई दें या निकिता दिखाई दे, और ख़ासकर और रघु और जया को निकिता के आस-पास होने का एहसास ज़रूर होगा। वो किसी को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकती है, पर सभी को सावधानी से रहना होगा। उस कुएँ को बंद करने के लिए जो विधि होने वाली थी, उसका नाम था नागबंध कुआँ बंधन विधि। एक ऐसी विधि जो सिर्फ़ एक बार ही करी जा सकती है, और अगर वो ठीक तरह से हो गई, तब तो वो बुरी शक्ति, निकिता की आत्मा, सब कुछ उसमें बंध जाएगा। लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई, तो इस पूरे गाँव का पूरी तरह से अंत भी हो सकता है। सारी तैयारियाँ हो चुकी थीं और अब होली का दिन भी आ गया था। एवरीवन वाज़ टोटली रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर दैट रिचुअल। जैसे ही रात के 3:33 हुए, ये सभी लोग पंडित दीक्षित जी के साथ उस कुएँ तक पहुँच चुके थे। बिना अपने मुँह से एक भी शब्द निकाले, व्हिच वाज़ द पार्ट ऑफ दिस रिचुअल, कि होली वाला दिन शुरू होते ही कोई भी किसी से कुछ भी नहीं बोल सकता है, जब तक ये रिचुअल शुरू ना हो जाए रात को। वहाँ पहुँचते ही पंडित जी के साथ जो उनके 2 शिष्य आए हुए थे, उन्होंने पंडित जी के कहने पर उनके इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया और अब रिचुअल को शुरू किया गया। सबसे पहले एक छोटी बकरी को उस कुएँ के पास बाँधकर उसके सामने धूप बत्ती जलाई, कुछ मंत्र पढ़े और फिर बकरी के दोनों हाथों पर और उसकी आँखों पर गंगा जल की बूँदें छिड़कीं, और फिर पंडित जी के कुछ मंत्रों के साथ इमीडिएटली एक बड़े से कटाना जैसे कुछ था, उससे उस बकरी का गला काटकर अलग कर दिया गया। इन जस्ट अ सेकंड उस बकरी की गर्दन शरीर से अलग पड़ी हुई थी। पूरा शरीर कुछ देर के लिए फड़फड़ाता रहा और उसके गर्दन से, शरीर से बहता हुआ खून पूरी ज़मीन पर फैल गया। सारे गाँव वाले चुपचाप बहुत डरे हुए एक ग्रुप बनाकर दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, और पंडित जी बहुत केयरफुली उस बकरी के बहते हुए खून से उस कुएँ के ऊपर एक नाग यंत्र बनाते हैं, जिसके बाद 3 रंग के कपड़ों के टुकड़ों को उस कुएँ में फेंका गया, लाल, पीला और सफ़ेद। इतना करने के बाद पंडित जी उस कुएँ के पास खड़े होकर कुछ मंत्रों को पढ़ रहे थे, और उनके वो शिष्य कुएँ के चारों दिशाओं में 10 कदम की दूरी पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर डायरेक्शन में जाकर एक तंत्र मंत्र का कोई निशान उसी बकरी के खून में थोड़ी राख मिलाकर बना रहे थे, और फिर निशान के जस्ट सेंटर में एक दिया रखकर उसमें घी डालकर उसे जलाया गया। एंड एट दिस मोमेंट जैसे ही उन्होंने फाइनल दिया जलाया, लिटरली वहां खड़े हर एक इंसान को कुएं के अंदर से निकिता और किसी अननोन औरत की जोर जोर से दर्द में चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी, और वो आवाजें धीरे धीरे करके और तेज और भी ज्यादा क्रीपी होती जा रही थी। ऐसी आवाजें जैसे कुएं के अंदर किसी ने आग लगा दी हो। जिसके बाद फर्दर इस रिचुअल में पंडित जी ने एक नया मंत्र का जाप शुरू किया,
जिसका जाप उन्हें पूरे 21 बार बिना रुके या बिना टोके करना था। और हर एक बार मंत्र का जाप फिनिश करते ही उन्हें उस कुएं के अंदर आटे और काले तिलों के बने हुए बॉल्स को डालना था। 21 बार मंत्रों का जाप और 21 बार ही वो आटे और काले तिल की बॉल को उस कुएं में डालना था। और उन्होंने ऐसा ही किया। 11 बार मंत्र का जाप कर करके जब उन्होंने वो आटे की बॉल इस कुएं में फेंकी, तब तो अंदर से निकिता की और उस अननोन औरत की बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव सी आवाजें आती रहीं। पर अगले बचे हुए 10 बार के जाप में वो आवाजें बहुत ज्यादा दर्द में बदल गईं और धीरे धीरे करके कम होती चली गई। एंड देन फाइनली जैसे उन्होंने लास्ट टाइम मंत्र का जाप किया और वो आटे का बॉल उस वेल में डाला, एवरीथिंग बिकम्स टोटली डेड साइलेंस। नाउ द रिचुअल वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब बस कुछ विधियां और रह गई थी, तो पंडित जी ने इमीडिएटली वो करना स्टार्ट कर दिया। कुएं के नाप का एक लकड़ी का ढक्कन टाइप बनवाया गया था, एक कारपेंटर से। उस ढक्कन से कुएं को पूरा ढक दिया गया। उसमें काला धागा बांधकर उसको कीलों से कुएं पर ठोक कर फिक्स लगा दिया गया, जिसके ऊपर एक लोहे के बने हुए हवन कुंड जैसी किसी चीज में धूप और सूखी पत्तियों को जलाया गया। और उसके बाद उस कुएं के ऊपर उसके चारों ओर शमशान घाट की राख फैलाई गई। एंड देन फाइनल स्टेप में एक पीपल की लकड़ी को उस कुएं के लकड़ी वाले ढक्कन के जस्ट सेंटर में बहुत छोटा सा होल करके फंसा दिया गया और उस लकड़ी पर एक काला थ्रेड भी बांधा गया। एंड नाउ द रिचुअल वाज सक्सेसफुली टोटली कंप्लीटेड। सब लोग काफी खुश हो गए, पर निकिता की माँ थोड़ी टेंशन में दिख रही थी। फिलहाल इस सब के बाद ही उस कुएं को उस पूरे एरिया हमेशा के लिए अबेंडेड कर दिया गया था। रघु और जया दोनों ने ही अपने आप को संभाल लिया और बहुत ही जल्द वो दोनों इस ट्रॉमा से भी रिकवर हो गए। बट स्टिल दिस होल सिनेरियो वाज एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। बस शायद बहुत ही जल्द ये मिस्ट्री सॉल्व होने वाली थी, लेकिन जो पता चलेगा वो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, जब भूरा और चमन ने इस कुएं को बंद करने के रिचुअल के 7 सालों बाद निकिता को उस कुएं के बाहर उस रात देखा था, उसके बाद क्या हुआ? उन दोनों ने देखा कि निकिता सेम जैसे 7 साल पहले उस कुएं में गिरी थी, एग्जैक्टली सेम हालत में कुएं के बाहर खड़ी हुई है। उसकी आंखें पूरी लाल हैं और हाथ और पैर दोनों ही बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होकर मुड़ चुके हैं, टूट चुके हैं। जैसे ही उसने इन दोनों को देखकर अपना मुंह हल्का सा खोला, उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बहने लगा, एकदम डार्क रेड ब्लड। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली चीखने लगी, बहुत अग्रेसिवली और सीधे उन दोनों की तरफ भागने लगी। लेकिन चमन तो जैसे तैसे करके उससे बचकर भाग निकला, पर भूरा वहीं गिर पड़ा। जिसके बाद निकिता एक ब्रूटल जर के साथ भूरा के दोनों आंखों अपने लंबे लंबे नाखून गाड़कर उसके स्कल पर अच्छे से ग्रिप बनाकर उसको घसीटना शुरू कर दिया। और उसे घसीटते हुए वो सीधे उस कुएं के पास ले जाकर उसे बहुत बेरहमी से मार डालती है। और इसे देखकर चमन बहुत ट्रॉमेटाइज हो गया। एक तो वो नशे में भी था, तो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। पर जैसे तैसे करके वो गिरते पड़ते गांव के अंदर पहुंचा और रघु की हवेली के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी ही देर में सारे विलेजर्स हड़बड़ी में उठकर बाहर आए। चमन से पूछने लगे कि अरे भाई हुआ क्या, क्यों इतनी रात को पागलों जैसे चीख रहे हो? इतनी देर में सरपंच रघु भी बाहर आए और पूछने लगे कि क्या हुआ चमन, बात क्या है? और तब चमन ने बहुत हांफते हुए, डरते डरते और कांपते हुए एक ही बात बोली कि निकिता वापस आ गई है। जैसे ही उसने ये कहा, वहां खड़े सब लोग कुछ देर के लिए एकदम शॉक हो गए। पर थोड़ी देर बाद एक गांव वाला बोला कि अरे ये पागल नशेड़ी है, देखो अभी भी कितना नशे में है और ढंग से खड़ा तक तो हो नहीं पा रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है ये, बस और कुछ नहीं। तो एक बार के लिए सरपंच को भी लगता है कि हाँ, हो सकता है, पर चमन उस पर बार-बार कहे जा रहा था कि मैंने उसे देखा है, भूरा भी मेरे साथ था, उसने भी देखा था और वो निकिता भूरा को मेरी आँखों के सामने मार भी डाला निकिता ने भूरा को। मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनते ही भूरा की वाइफ, जो कि वहीं पर खड़ी हुई थी, तुरंत बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। लोग उन्हें सँभालने की कोशिश करने लगे। भूरा का एक 8 साल का बेटा, वो भी रोने लगा। सब लोग उन्हें सँभाल रहे थे और उधर चमन की पत्नी और उसका बेटा भी उसके पास आकर उसे पकड़ रहे थे, सँभाल रहे थे। सरपंच ने बोला कि अगर ऐसी बात है, तो ये सच में बहुत ही भयानक बात है। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि 7 साल पहले जब हवन करवा के उस कुएँ को अच्छे से बंद कर दिया था, आत्मा को भी उसी में कैद कर दिया गया था, तो अभी दोबारा ऐसा क्यों हुआ है? चमन ने बताया कि उसकी लाश अभी भी उस कुएँ के पास ही पड़ी होगी। अब सरपंच ने तुरंत पंडित दीक्षित जी को बुलाया, उन्हें ये सारी बात बताई और तुरंत उस कुएं के पास जाने के लिए चल दिए।
पर यहाँ पर भूरा की वाइफ जोर-जोर से चिल्ला भूरे की मौत के पीछे चमन का ही हाथ हो सकता है ऐसा कहने लगी। वो कह रही थी कि भूरा ने चमन को जो उधार पैसे देने से कुछ दिन पहले मना कर दिया था, चमन फिर भी ज़िद कर रहा था, तो गुस्से में आज चमन ने ही भूरा को मार दिया होगा। पर सरपंच सबको शांत करके चमन और भूरा की पत्नी को उस कुएँ के पास लेकर आए और तब इन लोगों ने साफ-साफ देखा कि कुएँ के आस-पास अजीब से मांस के जलने की बदबू आ रही है। हर तरफ धुआँ है, ऐसा धुआँ जैसे किसी ने बहुत सारी लकड़ियाँ जला दी हों और उस धुएँ के अंदर जाते-जाते धीरे-धीरे इन लोगों को भूरा की वो लाश दिख रही थी, जिसको अलग-अलग टुकड़ों में काटा गया था। पूरे ज़मीन पर उस कुएँ के आस-पास बस खून ही खून बिखरा हुआ था और भूरा के शरीर के अलग-अलग हिस्से ज़मीन पर बिल्कुल बच्चों के खिलौनों की तरह बिखरे पड़े हुए थे। ये सब देखते हुए जैसे ही भूरा की बीवी कुएँ के थोड़ा और पास गई, तब उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ भूरा का सर दिखा, जिसकी आँखें निकाल ली गई हैं, मुँह खुला है, जीभ बाहर है और वो खोपड़ी ज़मीन पर पड़ी हुई है। इतने में पंडित जी ने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा अपशकुन हुआ है और उन्होंने सीधे कुएं के ऊपर जो पीपल की लकड़ी वाली डंडी बीच में डालकर उस पे एक काला धागा बांधा गया था, उस तरफ उन्होंने पॉइंट किया। तब सबने देखा कि वो काला धागा गायब है। पंडित जी ने कहा कि यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा, तो जल्दी से यहाँ से वापस लौट चलो। और अब सब लोग भूरा के शरीर के वो टुकड़े जल्दी से उठाकर वापस जाने लगे। लेकिन जब वो लोग ऑलमोस्ट आधी रास्ता पार कर चुके थे और गांव पहुंचने ही वाले थे, तब उन्होंने देखा कि चमन गायब है। चमन अब उनके साथ ही नहीं है और इस मोमेंट पर पीछे कुएं की साइड से चमन की बहुत जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी और ये सब समझ गए कि निकिता ने चमन को भी नहीं छोड़ा। रघु ने तुरंत दो नौकरों को वहां जाकर देखने के लिए कहा, पर अब ऑब्वियसली कोई भी वहां जाने को तैयार ही नहीं था। तो अभी के लिए सब लोग भागकर वापस गांव में आ गए और चमन की वाइफ को भी इस बारे में इन्फॉर्म करना ही पड़ा कि चमन को भी निकिता ने पकड़ लिया है। अब ये सब सुनकर भूरा और चमन दोनों की ही वाइफ सीधे सीधे सरपंच को कोसने लगी, कहने लगी कि उसी की बेटी की वजह से ये सब हो रहा है, उसे सरपंच के पद से हटाया जाए वगैरह वगैरह। पर गांव वाले उन दोनों को शांत करते हैं और अब सब लोग इस सिचुएशन में थोड़ा कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पंडित जी एक सजेशन देते हैं कि सभी लोग, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो भी है, सब लोग अपने पास लोहे की कोई नुकीली चीज जैसे चाकू, कील एक्सेट्रा एक्सेट्रा जरूर रख लें और साथ ही में एक माचिस की डिब्बी भी रख ही लें फॉर बीइंग सेफ, बिकॉज एज यू नो कि नेगेटिव एनर्जी इस सब चीज़ों से दूर भागती हैं। अब सरपंच पूछते हैं कि ऐसा सब क्यों हो रहा है और निकिता क्यों लोगों को मार रही है, इस सब के पीछे आखिर बात क्या है। तब पंडित जी कहते हैं कि अब ये तो सिर्फ वो निकिता की आत्मा और भगवान ही जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और हमारा गांव उस मुसीबत में क्यों फंस गया है। पर हाँ, एक बात जो हो सकती है वो ये है कि एक तो वो जो काला धागा कुएं के वो पीपल की डंडी पर बांधा गया था, वो निकाल दिया गया है, जिससे वो आत्मा बाहर आ चुकी है। और दूसरी चीज ये भी है कि शायद ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तो किसी ने जाने अनजाने में वो कुएं के ऊपर जो काला धागा बांधा गया था वो हटाया है, जिससे आत्मा के आने जाने का रास्ता भी खुल चुका है। और दूसरी बात ये कि निकिता की लाश का एकदम अच्छे से विधि पूर्वक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, जिस वजह से उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिली होगी। अब फिलहाल सुबह हो चुकी थी। सरपंच ने कुछ लोगों को भेजकर चमन को ढूंढ कर आने के लिए कहा। वो लोग गए उस कुएं के पास और सेम चमन का भी एग्जैक्टली वही हाल हो चुका था जैसे भूरा का हुआ था। पंडित जी ने इस सबको देखते हुए गांव वालों से अगले 6 दिन का समय मांगा और कहा कि इस सब कुछ से छुटकारा पाने के लिए अब क्या करना है वो सब कुछ अब 6 दिन में कुछ सोचकर बताएंगे। फिलहाल सुबह सरपंच के दो नौकर जाकर चमन की डेड बॉडी को उस कुएं के पास से लेकर आ गए और जैसा हाल भूरा का हुआ था ठीक वैसा ही चमन के साथ भी हुआ था। पंडित जी ने जितने भी प्रिकॉशंस बताए थे सभी लोग इन सबको फॉलो करने लगे और साथ के साथ भूरा और चमन दोनों का अच्छे से अंतिम संस्कार किया गया। अब इस सब के 3 दिन बाद कुछ और भी ज्यादा ब्रूटल चीजें इन गांव वालों के साथ हुई। अब अचानक से गांव के किसी रैंडम फैमिली में से एक छोटा 15 साल का लड़का जिस सडनली मिसिंग हो गया। रात में पूरी फैमिली एक साथ एक ही रूम में सो रही थी, पर अगले दिन सुबह सुबह सबने देखा कि बच्चा गायब हो चुका है और पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ है और जमीन पर ऐसे खून के निशान पड़े हुए हैं जैसे किसी घायल इंसान को घसीटा गया। इन लोगों ने घर के बाहर पूरे गांव में हर जगह शोर मचा दिया और सब लोग बाहर निकले। सबने देखा कि वो खून के और घसीटने के निशान ना सिर्फ उनके घर में बल्कि घर के बाहर भी सड़क पर बहुत दूर तक जा रहे हैं और वो निशान जिस जगह को जा रहे हैं
वहीं पर आगे जाकर वो कुआँ है। उस बच्चे के मम्मी-पापा तुरंत भागते हुए सीधे उस तरफ जाने लगे। बाकी के गाँव वाले और रघु भी उनके पीछे-पीछे वहाँ पहुँचे और तब सबने देखा कि कुएँ के जस्ट बाहर उस बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। बट द वियर्ड थिंग इज़ उस बच्चे के चेहरे पर कोई दुःख या दर्द नहीं था, बल्कि इस लाश के फेस पर एक काफ़ी बड़ी और वियर्ड सी स्माइल थी। जैसे उस छोटे से बच्चे को मारने के बाद ज़बरदस्ती उसके चेहरे पर एक स्माइल रखी गई हो। उसका चेहरा उसी पोज़ में बिल्कुल अकड़ गया था। इनफैक्ट एक डेड बॉडी जैसे पूरी अकड़ जाती है ना, ठीक वैसे ही उसका पूरा शरीर बिल्कुल एक लकड़ी की तरह अकड़ चुका था। उसकी माँ ने उसे उठाया, अपनी गोद में रखा, वो भी ज़ोर-ज़ोर से चीख-चीख कर रो रही थी। उसके पापा का भी वही हाल हो चुका था, वो भी रो रहे थे। उस बच्चे की माँ तो अब निकिता और रघु और उसके पूरे परिवार को सबको कोसने लगी कि तुम सबकी ही वजह से ये सब हो रहा है। पर फिलहाल अब ये लोग जैसे-तैसे करके वापस गाँव में आए, जहाँ पंचायत होती है। वहाँ के सब बहुत टेंशन में, बस सोच ही रहे थे सबके बारे में। उधर उस बच्चे के घर में भी शोक मनाया जा रहा है। सब बहुत चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और रोए जा रहे हैं और वो माँ-बाप अपने बच्चे के लिए और वो विधवा औरत अपने पति के लिए, सब लोग रो रहे हैं। इतने दिन हो चुके थे, पंडित जी ने कुछ इस चीज़ का कोई हल नहीं निकाल के दिया था। बस एक के बाद एक इंसान मरता जा रहा था। जो उस निकिता को देख रहा है वो भी और छोटे-छोटे बच्चे भी उसके शिकार बन रहे हैं। सब लोग बस हाथ पे हाथ धरे ऐसे ही बैठे हुए हैं। वेल इस सब के बाद सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी और भी जाने जाना बाकी थी और एक बात सबसे वियर्ड ये थी कि जब से पंडित जी 6 दिन का समय लेकर गए हैं, तब से किसी ने भी उन्हें उस गाँव में नहीं देखा है और इतने बड़े-बड़े मैटर हो जा रहे हैं। लोगों की, बच्चों की जानें जा रही हैं पर वो गाँव में दिख ही नहीं रहे हैं। रघु ने गाँव वालों से पूछा भी कि किसी ने देखा हो उन्हें या किसी की बातचीत हुई हो, तो सबने यही कहा कि हमने भी लास्ट टाइम उन्हें उसी दिन देखा था, जिसके बाद दोबारा उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। बल सबने ये सोचा कि हो सकता है कि मुसीबत से बचने के लिए उपाय ढूँढने वो कहीं और गया हो, क्योंकि इससे पहले भी कई बार वो पंडित जी गाँव से थोड़ी दूर के किसी मंदिर पर जाते थे, कुछ दिनों तक साधना के लिए या किसी समस्या का हल निकालने के लिए। सो एवरीवन इग्नोर्ड दिस बट अब 6 दिन में सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए थे और इन दोनों दिनों में उस गाँव में लगातार एक के बाद एक पूरे 4 छोटे-छोटे लड़कों की मौत सेम तरीके से हुई। बच्चे कब और कहाँ से कैसे गायब हो जाते थे, किसी को कोई खबर नहीं थी। बस कुछ देर बाद सबको उस बच्चे की लाश ही मिलती थी, उसी कुएँ के पास। मतलब फाइनली 6 दिन पूरे हो चुके थे, तो सभी लोग पंचायत वाली जगह पर इकट्ठा होकर पंडित जी का इंतज़ार करने लगे, उस होप में कि अब फाइनली पंडित जी आएँगे और शायद हमें कैसे न कैसे करके इस मुसीबत से बचाएँगे। पर काफ़ी देर तक, कई घंटों तक उनका इंतज़ार किया गया, पर पंडित जी नहीं आए और अब लोग तो ये भी कहने लगे थे कि लगता है पंडित जी भी खुद डर ही गए होंगे, इसीलिए छुपकर बैठ गए हैं और नहीं आए हैं। तो अब रघु और कुछ गाँव वाले सीधे पंडित जी के घर पे जाते हैं। देखो पंडित जी के घर के आस-पास ज़्यादा घर नहीं है, बस एक पुराना मंदिर है जो ज़्यादातर बंद पड़ा रहता है। तो वैसे भी उस तरफ काफ़ी शांति ही रहती थी। लेकिन आज ये शांति इन सबको अंदर तक बिल्कुल डरा रही थी। सब लोग इस बात की चिंता में थे कि क्या होगा और कहीं उनके साथ या उनके बच्चों के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। अब ये लोग पंडित जी के घर के पास पहुँचे, तब सभी ने फ़ील किया कि आस-पास से बड़ी अजीब-सी बदबू आ रही है। जैसे कुछ बहुत दिनों से सड़ रहा हो, जैसे किसी जानवर या किसी इंसान की लाश जो कई दिनों से ऐसे ही पड़ी हो। उससे जो बदबू आती है ना, कुछ-कुछ वैसी ही बदबू सब लोगों को आ रही थी और ये बदबू बढ़ती जा रही थी, जैसे-जैसे ये लोग पंडित जी के घर के पास पहुँच रहे थे। अब ये घर पर पहुँचे, तो देखा पंडित जी के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। इन लोगों ने काफ़ी देर तक दरवाज़ा नॉक किया पर पंडित जी को आवाज़ लगाई पर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब दरवाज़ा अंदर से बंद है तो पंडित जी तो अंदर ही होंगे। तो घर के राइट हैंड साइड पर एक खिड़की थी, जिससे घर के अंदर का वरांदा दिख रहा था। रघु ने वहाँ से घर के अंदर देखने की कोशिश की और जो यहाँ पर उन्हें दिखा, उसके बाद इन सबकी सारी होप ही खत्म हो गई और बस अब इन्हें एक ही चीज़ दिख रही थी जो थी मौत। इन लोगों ने देखा कि पंडित जी घर के अंदर ज़मीन पर पड़े हुए हैं और वो मर चुके हैं। उनकी गर्दन पर एक काफ़ी बड़ा कट लगा है और उन्हीं के हाथ में एक चाकू भी है और क्लियरली समझ आ रहा है कि पंडित जी ने सुसाइड कर लिया है और शायद कुछ दिनों पहले ही वो सुसाइड कर चुके हैं, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट सड़ चुकी है। पूरे शरीर पर बड़े-बड़े, मोटे-मोटे कीड़े रेंग रहे हैं। अब तक उस गाँव में टोटल 6 छोटे बच्चों की मौत हो चुकी थी। पंडित जी, भूरा और चमन की मौत हो चुकी थी। पर अब इन 6 दिन के बाद से अचानक से सब कुछ बिल्कुल शांत सा हो गया। अगले कुछ दिनों तक ना तो किसी की मौत हुई और ना ही किसी भी गाँव वाले के साथ कुछ भी बुरा हुआ। लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति थी। क्योंकि अब इतने सब के बाद गाँव वालों को तो कुछ नहीं हुआ, पर अब
रघु को कुछ बहुत ही ब्रूटल एक्सपीरियंसेस सफ़र करने पड़े।